Assalamu alaikum students. In today's lecture we will discuss professional practices in computing. Before we start our lecture, I would request to all the students, all the listeners, all the viewers, please subscribe this channel to get more and more videos of this course and for other courses of computing. इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं तमाम स्टूडेंट से, तमाम लिसनर से, तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और दूसरे कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड लेक्चर्स आपको मिल सकें। सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। दिस कोर्स डेवलप्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्टोरिकल, social, economic, ethical and professional issues related to the discipline of computing. इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया जाता है, सोशल एस्पेक्ट बताया जाता है, इकोनॉमिक, एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज रिलेटेड टू द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटिंग। बेसिकली ये सब्जेक्ट आमतौर पे सीनियर सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, 7th या 8th सेमेस्टर में, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। एचईसी की या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की के मुताबिक इस सब्जेक्ट्स को कोर सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया है, जो कि रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, चाहे आप कंप्यूटिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड से बिलोंग करते हैं, सोशल साइंसेस से बिलोंग करते हैं, एचआर की फील्ड से बिलोंग करते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, सेल्स प्रोफेशनल हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इस कोर्स को कंपलसरी करार दिया गया है। लोकल यूनिवर्सिटीज़ में भी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इस सब्जेक्ट को कंपलसरी करार दिया गया है फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स about to who are about to begin their professional life career. थोड़ा सा नाम चेंज हो सकता है, कहीं इसको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, कहीं इसको प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है, कहीं इसको जो है वो प्रोफेशनल बिहेवियर कहा जाता है। सो 19-20 नाम चेंज हो सकता है। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं, एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल इश्यूज क्या होने चाहिए, वाइल राइटिंग थीसिस आपने किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, प्लेजरिज्म क्या होता है, ऑफिस में आपने कैसे बिहेव करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। It identifies key sources for information and opinion about the professionalism and ethics. Student analyze, evaluate and assesses ethical and professional computing case studies. इसमें डिफरेंट, जैसा कि आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इसमें डिफरेंट मोरल और इथिकल वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को डिफरेंट केस स्टडीज़ के ज़रिए, डिफरेंट प्रोफेशनल लाइफ सिनेरियोज़ के ज़रिए ये समझाया जाता है, ये स्टूडेंट्स को एनालाइज करवाया जाता है। सो स्टूडेंट्स कैन एनालाइज, एवेल्युएट एंड एसेसेस एथिकल एंड प्रोफेशनल कंप्यूटिंग केस स्टडीज़, किस सर्कमस्टेंसेस में, किस प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट करना है, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, रिएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, किस प्रॉब्लम को, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये इस सब्जेक्ट का मतमा नज़र है, सेंट्रल आइडिया है। राइट, सो लेट्स डिस्कस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोर्स आउटलाइन है इस लेक्चर की, वीक नंबर 1 की या लेक्चर नंबर 1 की, इसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, फिर प्रोफेशनलिज्म को डिस्कस करेंगे, देन ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन डिस्कस करेंगे, ट्रेड्स का मतलब प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल। उसके बाद वी विल डिस्कस some scenarios or some cases how to apply professionalism in daily life, right? So let's start with introduction. Introduction.
First of all, how can we define profession? A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. कोई भी काम जिसके एवज, जिसके रिटर्न में आपको मॉनेटरी बेनिफिट हासिल हो, जिसके रिटर्न में आपको पैसे मिलें, और स्पेशली वो काम जो आप अपनी रोजी रोटी के लिए करते हो, फिक्र मौश के लिए करते हो, वो काम आपका प्रोफेशन कहलाता है। यकीनन उस प्रोफेशन में डेट इन्वॉल्व्स अ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन। अगर आप कहीं टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सो ऑब्वियसली आपको एचईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस फील्ड में कम से कम आपने 16 साल की एजुकेशन हासिल करनी है। अगर आप वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 16 साल की एजुकेशन के साथ साथ एज ए वेब डेवलपर यकीनन आपका कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग, ये दोनों का मिक्सचर जो होता है वो आपके प्रोफेशन को एक्सप्लेन करता है या डिफाइन करता है। So, ये आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशनल, a professional is a member of a profession or any person who earns their living from a specified professional activity. अगेन, प्रोफेशनल वो होता है जो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड एसोसिएट होता है और उस प्रोफेशन में काम करने के एवज जो उसको आमदनी मिलती है, जो पैसा मिलता है, जिससे उसकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिससे उसका घर चलता है, हम उसको प्रोफेशनल कहते हैं। The term also describes the standards of education and training that prepare members of the profession with the particular knowledge and skills necessary to perform their specific role within that profession. प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है कि जिस प्रोफेशन से वो बिलोंग करता है उस प्रोफेशन से रिलेटेड उसके पास फॉर्मल एजुकेशन भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उस प्रोफेशन से रिलेटेड पार्टिकुलर नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ तो यकीनन टीचर बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए यकीनन वो आपके अंदर होंगी, तो ही आप एक प्रोफेशनल टीचर कहलाएंगे। इफ़ यू क्लेम यू आर अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, जो स्किल्स, जो नॉलेज, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आपके पास होगी, तो ही आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे। राइट? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात की जाए, सो टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ वर्किंग प्रोफेशनल इन दिस एरिया इंक्लूड, अगर हम स्पेसिफिकली कंप्यूटिंग डोमेन की बात करें, सो डिफरेंट प्रोफेशनल्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, डिफरेंट प्रोफेशनल्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसा कि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन आपको ये कहती है कि talking about information technology, computer science and software engineering, the responsibilities of our working professionals in this area include network administration, software development and installation, and the planning and management of a company or organization's technology life cycle, by which hardware and software is maintained, upgraded and replaced. ये जस्ट एग्जाम्पल दी गई हैं स्लाइड्स में। यकीनन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हार्डवेयर इंजीनियर की डिफरेंट होंगी, सॉफ्टवेयर मेंटेन करना, अपग्रेड करना, रिप्लेस करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिफरेंट होंगी। ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो सिस्टम को एनालाइज करना, एसडीएलसी साइकिल को फॉलो करना, एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग को देखना, कोडिंग को देखना, एसडीएलसी साइकिल के गिर्द उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घूमती होंगी। अगर मैं वेब डेवलपर की बात करूं तो उसकी डिफरेंट होंगी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं तो उसकी डिफरेंट होंगी, इंस्टॉलेशन करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, एंटीवायरस इंस्टॉल करना, उसको अपग्रेड करना,
सो डिफरेंट प्रोफेशन हैव डिफरेंट प्रोफेशनल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, फील्ड टू फील्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन टू जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। नाउ according to engineering council, an engineer must know, एक तो उसकी फील्ड की एक्सपर्टीज होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं उनको डिफरेंट उनकी फील्ड होती है और उनको उस फील्ड के लिहाज से उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उस फील्ड की नॉलेज है, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या HEC या IEEE, अकॉर्डिंग टू IEEE और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या HEC, they extended the definition of professional responsibility. Apart from technical knowledge and decision making, knowledge of a government legislation affecting work, example safety, health, environmental requirements, an understanding of the principles of management and industrial relations, some knowledge of trade unions and their organizations, engineers' responsibility to the profession, to the community, and to the environment, knowledge of income tax, sales tax, property tax. इसमें थोड़ा सा प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर दिया गया है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या IEEE या हायर एजुकेशन कमीशन ये कहता है कि एक प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फील्ड से रिलेटेड मालूमात हासिल करना नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, उस वर्क जिस काम से भी आप मुंसलिक हो उसमें गवर्नमेंट के कौन कौन से कवानीन कार फरमा हैं, उस काम से रिलेटेड कौन कौन से सेफ्टी पैरामीटर्स जो हैं जिनको आपको लेने हैं, उससे कहीं आपकी हेल्थ तो मुतासिर नहीं होती, उस काम से कोई एनवायरनमेंट के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, उस काम के मुतालिक जो भी कवानीन हैं उसकी भी आपको नो हाउ होनी चाहिए। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सम नॉलेज ऑफ ट्रेड यूनियंस, उसमें कैसे ट्रेड करनी है, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। और उस काम से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स, उस काम से रिलेटेड कंपेटिटर्स, उस काम से रिलेटेड जो आपकी कम्युनिटी है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके मुतालिक भी आपको मालूमात होनी चाहिए। उसके साथ साथ नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रेजुएट या हर पास आउट स्टूडेंट जो है वो पास आउट होने के बाद, डिग्री फिनिश करने के बाद जॉब करेगा। Some of you might start their job, some of you might start their own software house, some of you start their own company, some of you start their own business. So हर शख्स, हर इंडिविजुअल अपने डोमेन के मुताबिक, अपनी फील्ड के मुताबिक अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करता है। सो बीइंग अ जॉब सीकर, आपको मालूम होना चाहिए कि एम्प्लॉय के राइट्स क्या हैं। अगर आपने कहीं कंपनी ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। उस ऑफ़र लेटर में यकीनन ये मेंशन होगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको वीक में कितने घंटे काम करने हैं, उसके अलावा आपको क्या क्या फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि कोई एम्प्लॉयर अगर आपकी सैलरी रोक लेता है, कोई आपकी हक तलफी होती है, इनजस्टिस करता है, तो आप उसको क्लेम कर सकें। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो फिर भी आपको गवर्नमेंट लेजिस्लेशन का मालूम होना चाहिए कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को रखना है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको ऑफर लेटर दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। उसके साथ आप कोई एग्रीमेंट कीजिए कि जनाब जब तक आप परमानेंट नहीं होंगे आपको इतना, आपका पीएफ कटेगा या नहीं कटेगा, या परमानेंट होने के बाद इतना पीएफ कटेगा। तो जिस तरह एक एम्प्लॉय की कुछ उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन होती है, कुछ उसके लिए पैरामीटर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एज ए एम्प्लॉयर, बीइंग अ एम्प्लॉयर भी कुछ उसकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं,
कुछ सिक्योरिटी के लिए प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। तो आपको बीइंग अ एम्प्लॉई और बीइंग अ एम्प्लॉयर, दोनों ही सूरतों में गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है, जो कवानीन हैं, जो लागू होते हैं एम्प्लॉय पर और एम्प्लॉयर पर, उन सब के बारे में मालूमात आपको होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। बीइंग अ प्रोफेशनल यू शुड नो कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस। सबसे पहले आपको अपना ब्रांड नेम, अपना सॉफ्टवेयर हाउस नेम, अपना कंपनी नेम रजिस्टर करना है, ठीक है, एफबीआर के ज़रिए। एफबीआर जो है पाकिस्तान में, एफबीआर जो एक इदारा है जो कि जब आप उसे रजिस्टर्ड करते हो तो वो आपको एक एनटीएन नंबर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका नेम, आपका सॉफ्टवेयर हाउस का नेम, आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद जो भी आप उसमें ट्रांजैक्शन करोगे दैट इज कॉल्ड अ लीगल ट्रांजैक्शन। सेल्स टैक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आप प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो उस पर कितना सेल्स टैक्स लागू होता है। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जब कोई आप जगह खरीदते हो, परचेज करते हो तो उस पर कितना टैक्स लगता है। व्हीकल टैक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि व्हीकल का जब व्हीकल चलाने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से लॉज उस पर अप्लाई होते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल आपको इन तमाम चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्रोफेशनलिज्म। A profession is not just what you do, it is who you are. प्रोफेशन सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, प्रोफेशन वो है आप उसमें कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, वो आपकी पहचान बन जाता है, राइट। सो आपने अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करना है कि वो प्रोफेशन आपकी पहचान बन जाए। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, सो अगर आप उसमें अच्छा काम करोगे या बुरा काम करोगे, दोनों ही सूरतों में वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए आपने अपना अच्छा इमेज बनाना है, बुरा इमेज बनाना है, नेगेटिव इमेज बनाना है, पॉजिटिव इमेज बनाना है, द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, राइट। Profession is a way of thinking, behaving, and appearing that demonstrates a commitment to excellence and all aspects of one's work. It encompasses a range of qualities, including a positive attitude, being coachable, taking responsibility for one's action. प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक वे ऑफ थिंकिंग का नाम है। बिहेविंग एंड अपियरिंग दैट डेमोस्ट्रेट्स अ कमिटमेंट टू एक्सेलेंस एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस वर्क। आप कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे नजर आते हो, कैसे बातचीत करते हो, क्या आपकी कमिटमेंट है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, नहीं निभाते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, नहीं लेते हो, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ है प्रोफेशनलिज्म, कंपाउंड है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मर्ज कर दिया गया है, बहुत सारी क्वालिटीज़ को मर्ज कर दिया गया है, जिसमें आपका सोचने का अंदाज, आपका बिहेव करने का अंदाज, आपका आइडिया प्रेजेंट करने का अंदाज, आपका एटीट्यूड, आप सपोर्टिव हो कि नहीं हो, आप दूसरों से बात करते हो नहीं या नहीं करते हो, जो चीज़ आपको आती है वो दूसरों को सिखाते हो या नहीं सिखाते हो, या जो चीज़ आपको नहीं आती वो सीखने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को अक्ले कुल समझते हो और नई चीज़ों को सीखने में रिलक्टेंट हो, इवन देन यू आर नॉट अ ट्रू प्रोफेशनल। ऐसा तो नहीं कि आपको आता है लेकिन आप दूसरों को सिखाने में रिलक्टेंट फील करते हो, कसरे नफसी से काम लेते हो, इवन देन यू वोंट बी अ ट्रूली प्रोफेशनल। सो ये बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ही और शी इज़ अ ट्रूली प्रोफेशनल। It's very crucial to have them and display them for junior and seniors both, but especially for juniors and startup it's very crucial. जूनियर्स और सीनियर्स दोनों के लिए ही प्रोफेशनलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स, फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बिगिन देयर प्रोफेशनल करियर, उनके लिए क्यूरियोसिटी होना, टू लर्न मोर एंड मोर, टू गेट मोर एंड मोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन। 4 ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कैरेक्टरिस्टिक को या ट्रेड्स को या प्रॉपर्टीज को किसी भी प्रोफेशन की। Different activities requiring special skills, society centric motivation, personal standards of excellence, and giving back to society. Let's discuss it one by one in detail. सबसे पहले different activities acquiring या requiring special skills. Example, computer programmers have different skills than electrical engineers. So every profession have own skills and expertise. हर प्रोफेशन की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए, डिफरेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए डिफरेंट चाहिए। हर प्रोफेशन की स्किल्स, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हुआ करती हैं। अगर आप ये क्लेम करते हो कि आप एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर हो, सो एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन टूल्स पे कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्लेम यू आर अ एंड्रॉयड डेवलपर, सो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो आना चाहिए, आपको फायरबेस आना चाहिए, ठीक है, जो भी उसका एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर है वो आपको आना चाहिए, मोंगोडीबी आना चाहिए। इफ यू क्लेम यू आर अ वेब इंजीनियर, अगर आप ये क्लेम करते हो कि आप वेब इंजीनियर हो, सो यकीनन आपको फुल स्टैक डेवलपर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मालूम होना चाहिए। बीइंग अ डिजाइनर, आपको एडोब फोटोशॉप पर, इलस्ट्रेटर पर, कोरल ड्रॉ पर, फ्लैश पर, 3D मैक्स पर काम आना चाहिए। बीइंग अ बैकएंड डेवलपर, आपको ASP.NET पर या PHP पर या JSP पर काम आना चाहिए, राइट। सो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी मालूम होना चाहिए, डिजाइनिंग के बारे में भी मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डेटाबेस की भी नोहा होनी चाहिए कि आपने MySQL पे काम करना है, SQL पे काम करना है, किस डेटाबेस पे काम करना है। सो हर प्रोफेशन के पैरामीटर्स, हर प्रोफेशन की स्किल्स डिफरेंट हुआ करती हैं। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कौन कौन सी टूल्स हैं, कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, यकीनन इसका तयन आप ही ने करना है। इसका तयन कैसे होगा? जब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को अपने सोशल सर्कल में लेकर आएंगे, आपके नेटवर्क में उस फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनसे नॉलेज शेयर करेंगे, उनसे सीखेंगे, राइट। Society centric motivation, how your profession affecting the society. Example, a software engineer develop a software house for inventory control, attendance system, payroll, commerce, website, etc. etc. सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन को अगर मैं इजीएस्ट वे में डिफाइन करूं तो आपका प्रोफेशन जो है वो सोसाइटी के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, राइट। आपके प्रोफेशन से सोसाइटी का क्या फायदा हो रहा है। आमतौर पे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद ये एक फलसफियाना बात है कि मेरे प्रोफेशन से सोसाइटी का क्या फ़ायदा हो रहा है। अल्टीमेटली इंसान को अपने फ़िक्र मौश के बारे में सोचना चाहिए, अपनी रोज़ी रोटी के बारे में सोचना चाहिए, घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, विच इज़ फेयर इनफ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, थोड़ा सा अपने विजडम को यूज़ करें, थोड़ा सा फहमो फरासत से काम लेते हुए ये सोचें कि अगर आपका प्रोफेशन किसी भी सोसाइटी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो आपका प्रोफेशन जो है वो आपके जो बेसिक नीड्स हैं उसको ऑटोमेटिकली फुलफिल भी करेगा और उसके साथ साथ आपका जो प्रोफेशन है उसको ग्रो करने का मौका भी मिलेगा। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गार्बेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, कोई अप्रोप्रिएट ऐप मौजूद नहीं है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, कोई अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहां से आप खाना मंगवा सकें। जैसे कि फूड पांडा एक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन दिया गया। ऊबर एक प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्ट की,
उसका सोल्यूशन दिया गया ऊबर। एक प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्ट की, उसका सोल्यूशन दिया गया करीम। अभी भी बहुत सारी जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में वर्क करती हैं। पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान ट्रांजिशन फेज में है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जिस प्रोफेशन से भी बिलोंग करते हैं, आपने ये देखना है कि उस प्रोफेशन से सोसाइटी का क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है, अगर आप इन्वेंट्री कंट्रोल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो क्या वो सॉफ्टवेयर वाकई इन्वेंट्री कंट्रोल की प्रॉब्लम्स को हल करता है? करता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो सोसाइटी के लिए नकारा है। अगर सोसाइटी के लिए नकारा होगा तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको पे बैक नहीं करेगा। अगर आप इफ बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ प्रोग्रामर, आप एक अटेंडेंस सिस्टम बनाते हो और वो अटेंडेंस से रिलेटेड तमाम इश्यूज को सॉल्व करता है, तो यकीनन वो सॉफ्टवेयर जो है वो सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले कर रहा है, राइट? अगर आप पेरोल सिस्टम बनाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो और वो ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो यकीनन आपका जो प्रोफेशन है वो देर पा साबित होगा और आपकी अर्निंग देर पा रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट? Personal standards of excellence, one software engineer or one web developer or one programmer or one HR manager or one salesperson could be more efficient than other in his work. One becomes IT manager in several years while other work in a same post for years. आपने अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस का तयन खुद करना होता है स्टूडेंट्स। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि 20 साल बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि 10 साल के बाद आईटी मैनेजर बनता है, फिर मजीद 10 साल के बाद आईटी डायरेक्टर बन जाता है। तो यकीनन उस शख्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, उसने कितना ग्रो करना है, उसने कितना आगे बढ़ना है, ये पर्सनल जो एक्सीलेंस होती है इसका तयन इंसान खुद करता है, राइट? Giving back to society focuses on at least do your job with full of honesty, regardless of which profession you belongs to. At least 2.5 to 5% work to society and humanity. अच्छा, गिविंग बैक टू सोसाइटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरा काम या पूरी की पूरी सैलरी सोसाइटी के लिए वक्फ कर दें। हमारे एक टीचर हुआ करते थे स्कूल में, वो हमेशा हमें एक बात समझाते थे कि जिंदगी के 3 फेसेस होते हैं, लर्न, अर्न और रिटर्न। सो गिविंग बैक टू सोसाइटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरी सैलरी या पूरा का पूरा काम सोसाइटी के लिए वक्फ कर दें। आप अपने काम, जिस तरह आप अपने माल की ज़कात निकालते हैं 2.5%, उसी तरह आपके प्रोफेशन की भी ज़कात है। अगर आप अपने काम का 2.5% या 5% सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वक्फ करते हो, तो वो इन दी एंड घूम कर उसमें आप ही का फायदा है। बीइंग अ ट्रेनर या बीइंग अ प्रोफेसर, अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, एज ए गेस्ट स्पीकर पढ़ाइए, एज कोई सेमिनार दीजिए, तो मुझे हो सकता है कि उस सेमिनार्स के अगेंस्ट, उस लेक्चर के अगेंस्ट कोई पेमेंट ना मिले, सिर्फ बुके मिले, एक सर्टिफिकेट मिले, कोई शील्ड मिले। लेकिन जब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाऊंगा, डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाऊंगा, सोसाइटी में अपना पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, तो इन दी एंड यकीनन मेरा भी तो एक्सपोजर बढ़ रहा है। मुझे भी तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को फेस करने का मौका मिल रहा है। मुझे भी तो कराची की, पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, लोकल यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मेरा कोई दोस्त जो कि लकी टेक्सटाइल में है, कोई दोस्त जो कि सॉफ्टवेयर हाउस में है, मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि आकर हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए। सो उस ट्रेनिंग के नतीजे में यकीनन मेरा भी एक्सपोजर बढ़ रहा है। सो इन दी एंड जब आप सोसाइटी के लिए कुछ वक्फ करते हो, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप साल के अंदर 12 प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो 12 प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ आप एक प्रोजेक्ट बनाकर जेडीसी को डोनेट कर दो, छिपा को डोनेट कर दो, अंसार बर्नी को डोनेट कर दो, ठीक है, अल खिदमत को डोनेट कर दो, ठीक है।
सो बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। एटलीस्ट आप अपने काम का, जिस तरह माल की ज़कात निकाली जाती है, काम की भी 2.5 to 5% ज़कात ज़रूर निकालें। ये भी बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल के लिए, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। राइट, लेट्स मूव ऑन। इथिक्स। Now, सबसे पहले ethics is concerned with human conduct, more specifically the behavior of individuals in society or in his or her appropriate firm. Example, when making a mistake, say sorry or apologize or admit. Or when somebody does something good to you, say thanks or appreciate it, recognize his or her effort. एथिक्स का ताल्लुक जो होता है वो सेल्फ एक चेक से होता है, इंसान की इंडिविजुअल स्टैंडर्ड से होता है। एथिक्स या इखलाक जो है वो भी इंसान को एक ट्रू प्रोफेशनल बनने में मददगार साबित होता है। स्पेसिफिकली आपका जो बिहेवियर है आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, वो आपकी एथिक्स का तयन करता है। इफ यू आर अ ट्रू प्रोफेशन एंड इफ यू क्लेम यू आर अ ट्रूली प्रोफेशनल पर्सन, सो आप एथिक्स, आपके मोरल स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि आपके अंदर इतनी डेयरिंग होनी चाहिए कि आप कोई गलती करें तो आप सॉरी करें, अपोलोजाइज करें, एडमिट करें, अपनी मिस्टेक मानने की आदत डालें। मिस्टेक वही शख्स मानता है जिसको इम्प्रूव करना होता है। राइट, अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो जज़ाकल्लाह कहने की आदत डालें, थैंक्स कहने की आदत डालें, रिकग्नाइज करें उसकी एफर्ट को। दैट्स व्हाट वी कॉल एथिक्स। लॉ। A law is a rule or set of rules of action enforced by a controlling authority. An organization forms laws for employees to obey, follow office timings. An organization form laws for employees to obey. अच्छा, ये दो दफा रिपीट हो गया है, ठीक है। टू ओबे, लाइक फॉलो ऑफिस टाइमिंग्स, मीटिंग डेडलाइंस, एक्सेट्रा। लॉ गिव्स द प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ. If employees do not follow the rules, they are punished, but only punished will not going to work, do regard or give him or her bonus if he follow the rules and discipline enough. देखिए, लॉ जो है वो इथिक्स के बाद की चीज है। लॉ बेसिकली इज अ सेट ऑफ रूल्स, एक्शंस और इन्फोर्स बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, वहां का एम्प्लॉयर जो है वो यकीनन आप पे कुछ लॉज इन्फोर्स करता है। उस लॉस को मानना, उसको फॉलो करना हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि ऑफिस टाइमिंग है, मीटिंग डेडलाइंस हैं। लॉ से एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्शन मिलती है और एम्प्लॉयर को भी प्रोटेक्शन मिलती है। इफ एम्प्लॉय डू नॉट फॉलो द रूल्स, दे आर पनिश्ड। आप कोई अनफेयर मीन्स करते हैं, कोई मलेशियस एक्टिविटी करते हैं, आपको फायर किया जा सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको पेनलाइज किया जा सकता है, शो कॉज दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ सिर्फ पनिश देना, शो कॉज देना, पेनलाइज करना विल नॉट गोइंग टू वर्क। डू रिगार्ड और गिव हिम और हर बोनस इफ ही फॉलो द रूल्स एंड डिसिप्लिन इनफ। लॉ का मकसद सिर्फ एम्प्लॉई को दबाना नहीं होता। लॉ का मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होता है कि अगर एम्प्लॉय गलती करे तो उसको पनिश किया जाए, और अगर वो डिसिप्लिन इनफ है, कुछ अच्छा करे, तो उसको बोनस दिया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको सर्टिफिकेट दिया जाए। सो लॉ जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय को सप्रेस करने के लिए नहीं होता, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की प्रोटेक्शन के लिए होता है। साइमल्टेनियसली उसमें दोनों की प्रोटेक्शन है। राइट, नाउ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिक्स दीज टू डेफिनेशंस। Difference between law and ethics: law is enforced. If you do not follow rules or punctual, you will be penalized or show cause will be issued. Ethic is applied personally.
If you do not keep your working place clean, other employees will form a bad impression about you, but nobody will punish you. सो लॉ में और एथिक्स में फर्क ये है कि अगर आप ट्रूली प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक नोबल सिटीजन हैं, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, तो लॉ की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आपको डंडे की बेस पे कोई समझाए, आपकी सैलरी काटे, आपको शो कॉज दे, आपको पिनलाइज करे। आपके अपने मोरल्स ग्राउंड्स इतने हाई होने चाहिए, आप इथिकली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप ऑफिस में खुद से ही लेट ना हो। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप खुद से ही क्लास ना छोड़ें। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो खुद से ही टाइम पर आइए, लेट ना नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि रेगुलर रहना है, बगैर किसी इमरजेंसी की छुट्टी नहीं करनी, कोई काम लेट नहीं करना। सो आपके मोरल ग्राउंड्स अगर हाई हैं तो लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। लॉ की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप इथिकली वीक होते हो, आप हाई मोरल ग्राउंड्स पर नहीं होते। सो बीइंग अ ट्रू प्रोफेशनल, आपने अपनी मोरल ग्राउंड्स को इतना हाई रखना है कि लॉ इन्फोर्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में एक एम्प्लॉय होने के नाते हाई मोरल वैल्यूज़ क्या डिमांड करती हैं कि ऑफिस में आप सलाम कीजिए सबको, सबका हाल चाल पूछिए, ठीक है? अगर कोई अच्छा लग रहा है, तारीफ करने में कोई मुज़ायका नहीं है, यू आर लुकिंग ग्रेट इन दिस ड्रेस। अगर कोई एब्सेंट है, आपका सबऑर्डिनेट, आपका जूनियर, आपका सीनियर, सो यू वर एब्सेंट यस्टरडे, वाज एवरीथिंग ऑल राइट, उसकी खैरियत दरियाफ्त कीजिए, ठीक है? कोई अच्छा लग रहा है उसको अप्रिशिएट कर दें, कोई अच्छा काम करता है उसकी तारीफ कर दें, उसको रिगार्ड कर दें कि ये फलाना प्रोजेक्ट जो था वो आपने बहुत ज़बरदस्त किया था, बहुत मेहनत की थी, फलानी प्रेजेंटेशन में आपने बहुत मेहनत से काम किया था। सो इस तरह से भी जो है वो एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट, फ्रेंडली वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। लॉ इसके बाद की चीज़ है। एक एम्प्लॉई है, वो बार बार इंटीमेशन के बाद, बार बार रिमाइंडर के बाद भी टाइम पर काम परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर उसको डराया जाता है कि सैलरी डिडक्ट कर दी जाएगी, शो कॉज दे दिया जाएगा। लेकिन ट्रूली प्रोफेशनल जो होता है वो लॉ तक बात नहीं आने देता, वो इथिकली इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीज़ों को ऑटोमेटिकली सीखता है और अपने आप को अपग्रेड करता है। नाउ, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल। स्टूडेंट्स, 9 या 10 ऐसी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जिसको आप कह सकते हैं, वो राइटर ने डिफाइन किए हैं। ये 9 या 10 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं या ट्रेड्स हैं जिसको जिसका तमाम राइटर्स पर कंसेंसस है। इन 9 या 10 ट्रेड्स पर या प्रॉपर्टीज पर तमाम राइटर्स का कंसेंसस है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि एक ट्रूली प्रोफेशनल में ये तमाम खुसूसियात होनी चाहिए। इससे आप इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि तकरीबन तमाम राइटर्स ने इन 9 या 10 ट्रेड्स पर, इन 9 या 10 प्रॉपर्टीज़ पर कंसेंसस डेवलप किया है, इत्तफाक़ी राय डेवलप किया है। प्रॉपर्टी नंबर 1, एक प्रोफेशनल के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? सीरियसनेस, संजीदगी, सीरियसनेस अबाउट हिज और हर वर्क। शो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी toward your job. Each and every task has to be completed within the given time frame according to given requirements. Don't wait for show cause and other intimation for completing work. सीरियसनेस का, जैसा कि 2-3 पॉइंट्स में बताए गए हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ आप अपना काम टाइम पर कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके साथ साथ आपको शो कॉज का या इंटीमेशन का या वार्निंग लेटर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, लॉ को इन्फोर्स करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आप इथिकली स्ट्रांग हो। नाउ, सीरियसनेस का तायुन जो है, नाउ अ डेज, आजकल का दौर जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दौर है, डाटा साइंस का दौर है।
आप अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में सीरियस हो कि नहीं हो, इसका तायुन आपकी जबान से नहीं होगा। आप अपनी जबान से कहें मैं सीरियस हूं, जबान से नहीं होगा, आपके फेल से होगा, आपके अमल से होगा। डेटा साइंस के दौर में आप सीरियस हैं या नहीं हैं, यह आपका डेटा बताएगा। आपका टाइम इन और टाइम आउट, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी रेगुलरिटी, आपका टास्क कंप्लीशन, नाउ अ डेज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन अ डेटाबेस। सो वो डेटाबेस इस चीज का तायुन करेगा कि आप उस जॉब में, उस प्रोफेशन में, बीइंग अ प्रोफेशनल, सीरियस हैं कि नहीं हैं। राइट? नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू ऑफ अ प्रोफेशनल, वांटिंग टू डू बेटर। वांटिंग टू डू बेटर का क्या मतलब है? वांटिंग टू डू बेटर का मतलब है डू नॉट कीप योर परफॉर्मेंस कांस्टेंट, इंप्रूव इट डे बाय डे फॉर ईच प्रोजेक्ट और टास्क। पाकिस्तान के बहुत बड़े दानिश्वर हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। वो कहते हैं कि मैं उसको जिंदों में क्या शुमार करूं जो सीखता भी नहीं और आगे बढ़ता भी नहीं। हर इंसान का आने वाला दिन पहले से बेहतर होना चाहिए, आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल पुराने साल से बेहतर होना चाहिए। अगर आप 10 साल पहले भी वहीं थे नॉलेज वाइज, और 10 साल के बाद भी वहीं हो, इसका मतलब कि आपके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी, सीखने की जुस्तजू का फुकदान है। पिछले 15 साल में बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, यू मस्ट हैव नोटिस कि कितनी सारी चेंजेस आई हैं। सोशल मीडिया का दौर आया, फेसबुक आई, यूट्यूब आई, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, लिंक्डइन आया, उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का दौर आया, एआई का दौर आया, उसके बाद ब्लॉकचेन, उसके बाद डेटा साइंस, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, पावर बीआई, चैट जीपीटी, जीपीटी 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, चीज़ों को कोप अप नहीं करोगे, चीज़ों को सीखोगे नहीं, तो ऑब्वियसली सूनर और लेटर यू विल बी ऑब्सलीट। आप ऑब्सलीट हो जाओगे, आपकी नॉलेज ऑब्सलीट हो जाएगी। सो बीइंग अ प्रोफेशनल, आपने कोशिश करनी है कि कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, कंटिन्यूअसली आपने ग्रो करना है, अगर तो कंटिन्यूअसली सीखना है आपने। राइट? प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ अ प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो क्या है? डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड। In professional life, problems arise, things change from time to time. You have to adopt changes, cope up with different situations, which is success of your career. प्रॉपर्टी नंबर 3 जो एक प्रोफेशन में होनी चाहिए, डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में कैसे आपने डील करना है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे आपने डील करना है, ये आपकी जिंदगी का तायुन करता है। जब सब अच्छा हो उसमें तो हर शख्स जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव कर लेगा, लेकिन जो डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप रिएक्ट करते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो, आपकी अप्रोच रिएक्टिव है कि प्रोएक्टिव है, ये बेसिकली आपकी जिंदगी का तायुन करता है कि आपने जिंदगी में कितना ग्रो करना है। सो डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड जो है, एक ट्रू प्रोफेशनल को यह मालूम होना चाहिए कि जॉब में, प्रोफेशन में सारी चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी। आप अपनी जिंदगी में होने वाले वाकयात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन वाकयात पर रद्द अमल कैसे देते हो, इस पर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका रद्द अमल पॉजिटिव है तो हो सकता है कि नुकसान कम हो, और अगर रद्द अमल नेगेटिव है तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, आपके नेगेटिव रद्द अमल ने नुकसान ज्यादा कर दिया। राइट? सो अनएक्सपेक्टेड को डील करना सीखें। योर अप्रोच शुड बी रिएक्ट प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। क्या मतलब है इसका? प्रोएक्टिव अप्रोच का क्या मतलब है? प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि बॉस आपको कंपनी में एक दिन बुलाता है मीटिंग करने के लिए,
boss or employer call a meeting and announce that if employee gets absent more than 3 days in a month, so I will deduct 10% of the salary of that employee. अब आपने इतनी बात सुनी और फौरन रिएक्ट कर दिया कि सर ये बात तो ज्वाइनिंग लेटर में या ऑफर लेटर में थी नहीं, और बॉस ने कहा कि लेट मी कंप्लीट, अगर एक एम्प्लॉई 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट होता है तो मैं उसकी 10% सैलरी काटूंगा, लेकिन अगर पूरे महीने में एक दिन भी एब्सेंट नहीं होता तो मैं उसको 20% एक्स्ट्रा दूंगा। सो आपने आधी बात सुनकर रिएक्ट किया, जो कि विच इज टोटली रॉन्ग। अगर आप इस नई पॉलिसी को, वाई डोंट यू टेक इट एज ए नेगेटिव, वाई डोंट यू कंसिडर इट एज ए अपॉर्चुनिटी? आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लेते कि अगर आप पूरे महीने में एक भी दिन एब्सेंट नहीं होते तो आपको 20% सैलरी ज्यादा मिलेगी। सो इफ यू आर अ डिसिप्लिन इनफ, if you are lenient enough, if you are a flexible enough, सो आपको इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए और आपको इसको ऐसे लेना चाहिए कि मेरी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट लग गया, अगर मैं लेट नहीं होऊंगा तो मुझे 20% सैलरी ज्यादा मिलेगी। सो लेट तो वैसे ही नहीं इंसान को होना चाहिए। सो यू शुड टेक ऑल द थिंग्स एज ए चैलेंज, एज ए लर्निंग पीरियड, राइट? Property number 4 of a professional: communication skills. We have two types of communication skills. Number one is verbal and number two is written. वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है कि whenever you say something, your voice should be concise. जब भी आप कंपनी में, ऑफिस में, इदारे में जब बात करें तो आपकी जो वॉइस है वो क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्लियरली आपके वर्ड्स जो हैं वो फंबल ना करें, क्लियरली सबको सुनाई दें, कॉन्साइज होना चाहिए, टू दी पॉइंट एंड ब्रीफ बात करने की आदत डालिए, जितना पूछा गया है उसका जवाब देने की आदत डालिए, और कॉन्फिडेंट, यू मस्ट बी श्योर व्हाट यू वांट टू से। कॉन्फिडेंट होना, आमतौर पे शायद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंट होना एक स्टेट ऑफ माइंड है। कॉन्फिडेंट होना एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, कॉन्फिडेंट होना एक प्रोसेस का नाम है। अगर एक एम्प्लॉई प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है और प्रेजेंटेशन की तैयारी में वो सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी आधे घंटे में प्रेजेंटेशन तैयार करता है और आकर बॉस के सामने प्रेजेंटेशन दे देता है, आधा गलत आधा सही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ही और शी विल बी फीलिंग स्केप्टिक, वो अनकॉन्फिडेंट होगा, उसका कॉन्फिडेंट का मयार वो नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड एक एम्प्लॉई है जो 4-5 घंटे जिसने हार्डवर्क करके प्रेजेंटेशन बनाई है, सो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, उसका इंटोनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉन्फिडेंट होगी। सो कॉन्फिडेंट होना एक फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। जब आपने एक फील्ड में कुछ टाइम लगाया होता है, आपका काम प्लान्ड होता है, आपका काम ऑर्गेनाइज्ड होता है, सो ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सो बीइंग ए प्रोफेशनल आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए और यकीनन उसमें आपने कुछ टाइम लगाया होगा, सो यू विड फील अ कॉन्फिडेंट इनफ। Property number 5 of professional enthusiasm. Remember, attitude matters. Those who exhibit enthusiasm for what they do and greet each day with a positive attitude certainly become a leader and go to the peak. नाउ एंथुजियाज्म कैसे आता है? एंथुजियाज्म या पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे इंसान की जिंदगी में आता है? आपने देखा होगा एक एम्प्लॉई है जो ऑफिस में आता है,
शेव बड़ी हुई है, कपड़े प्रेस नहीं है, जूते पॉलिश नहीं है, आंखों में नींद है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एक ऐसा एम्प्लॉई है जो बिल्कुल किट करके ऑफिस आ रहा है, कपड़े उसके साफ शफाफ हैं, प्रॉपर उसने ड्रेसिंग की हुई है, जूते उसके पॉलिश हैं, पंचुअल है, वो मोटिवेटेड रहता है, हर किसी से हंस के मिलता है। ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होता है कि वो सामने वाले को पॉजिटिव कर देते हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है विजन का। जिस एम्प्लॉय का विजन होगा, जिस एम्प्लॉय ने आगे बढ़ना होगा, वो इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जॉब को एज ए चैलेंज लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे यहां जिंदगी भर नहीं रहना, मैंने काम सीखना है और काम सीखकर आगे चले जाना है। तो एंथुजियस्ट एम्प्लॉय वो होता है जिसका कोई विजन होता है, ठीक है, जिसका कोई ख्वाब नहीं। याद रखिएगा, जिस इंसान का कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब वही देखता है जिसको ख्वाब अचीव करने होते हैं। जिस इंसान का ये ख्वाब हो कि मैंने यहां रुकना नहीं है, मैंने काम सीखना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जहां आप हैं वहां आप डंडी मारें, वहां आप काम में कोताही बरतें। नॉट एट ऑल। ख्वाब देखने का मतलब यह है कि आप किसी भी इदारे में हैं, 1 साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। काम को वादे से ज्यादा करने की आदत डालें, दर्जन तेरा की आदत डालें। जैसे अशफाक अहमद पाकिस्तान के मशहूर राइटर एक जुमला कहा करते थे, अपने काम में दर्जन तेरा की आदत डालें। दर्जन तेरा का मतलब यह होता है कि अगर एक दर्जन में 12 एप्पल्स होते हैं या 12 बनानाज होते हैं, तो आप दर्जन 13 दे दिया करें। आपका काम 8 घंटे काम करना है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा कर दिया करें। वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो आप करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है आपको लीडर बना देगा, आपको दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर देगा। राइट? प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ अ प्रोफेशनल, हेल्पफुलनेस। Understand that real success in the workplace requires teamwork. Always ready to help colleagues, give suggestion, encourage people with appreciation letters or even with compliments. हेल्पफुलनेस की आदत डालिए, टीम वर्क में काम करने की आदत डालिए। अगर आप रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, लेकिन अगर आप टीम प्लेयर नहीं हैं तो आप कहीं एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी ग्रुप हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका सोशल नेटवर्क हो, टीम की फॉर्म में काम करने की आदत डालिए। आपने कोई नई चीज सीखी है, जूनियर्स को सिखाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों को सजेशंस दीजिए, दूसरों के अच्छे काम को अप्रिशिएट करने की आदत डालिए, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करने की आदत डालिए। तारीफ करने में कंजूसी ना कीजिए। आपकी जरा सी तारीफ से आपका बॉस खुश हो जाएगा, बट तारीफ करने में और बटरिंग करने में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। तारीफ अगर वाकई आप समझते हो किसी का अच्छा काम है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। गैर जरूरी बटरिंग से अवॉइड कीजिए, बट यू शुड बी हेल्पफुल। जूनियर्स के साथ हेल्पफुल हों, उनको सिखाने में कंजूसी ना करें, उनकी तारीफ करने में कंजूसी ना करें। सीनियर्स से पूछने सीनियर से पूछने में रिलक्टेंट फील ना करें, शाई फील ना करें। ठीक है? सो हेल्पफुलनेस, टीम प्लेयर होना जो है वो बेसिकली ये शो करता है कि आप एक ट्रूली प्रोफेशनल हैं, आप एक एसेट हैं। राइट? आप एक दरख्त तो लगा सकते हैं अकेले, लेकिन दरख्तों का बाग अकेले नहीं लगा सकते। दरख्तों का पूरा बाग लगाने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए होती है। आप छोटा सा काम तो इंडिविजुअली कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा काम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टीम चाहिए होती है। राइट? आप एक ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाते हो। राइट? सो अगर आप एज ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके पास एफवाईपी के लिए 2 सेमेस्टर हैं, लेकिन अगर आपके ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं तो इसका मतलब कि आपके पास 2 सेमेस्टर नहीं है, बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास उस टास्क को अचीव करने के लिए 8 सेमेस्टर्स हैं। सो टीम की फॉर्म में आप बड़े बड़े काम अचीव कर सकते हो। सो ट्राई टू बी हेल्पफुल, ट्राई टू बी अ टीम प्लेयर। प्रॉपर्टी नंबर 7,
taking an initiative. Don't be scared to take an initiative. The people who take the initiative have better chances to lead and go ahead than others. कोशिश किया कीजिए बीइंग अ ट्रू प्रोफेशनल, कोई भी नया काम सीखने में स्केप्टिक फील ना करें, डरें नहीं, बल्कि डिफिकल्ट टास्क को खुद परफॉर्म करने की आदत डालें। कोई ऐसा टास्क जो कंपनी में कोई ना ले रहा हो, जो बाकी लोग रिलक्टेंट हों, कोशिश करें कि आप आगे बढ़कर उस टास्क को ले लें। जब आप कोई डिफिकल्ट टास्क करेंगे तो यकीनन आपको उस टास्क से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी और बाकियों को नहीं होगी। सो इन द एंड जब आप एक नया काम करते हो तो उस नए काम से रिलेटेड मालूमात भी, उसका एक्सपोजर भी आप ही गेन कर रहे होते हो, राइट? सो नई चीजें, नए टास्क, नए इनिशिएटिव्स, नए प्रोजेक्ट, नए चैलेंजेस लेने की आदत डालिए, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 8 ऑफ अ प्रोफेशनल, कीप कूल अंडर प्रेशर. Don't panic and keep yourself calm and patient all the time during your work. Remember, in a job or business, we are under pressure most of the time. Stress and anxiety destroys performance. याद रखें, बीइंग अ प्रोफेशनल, ट्राई टू कीप काम ऑल द टाइम, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंगर है, ये आपकी परफॉर्मेंस को किल करता है। सो हमेशा कूल रहने की आदत डालिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कूल रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन या अननेसेसरीली टॉक्सिक बिहेवियर आमतौर पे उन एम्प्लॉयज का होता है जो अपनी ज़ात से इनसिक्योर होते हैं, अपनी जॉब से इनसिक्योर होते हैं, अपनी फैमिली से इनसिक्योर होते हैं। कोई भी शख्स, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशनल जो अपनी फैमिली से मुतमईन होगा, अपनी जॉब से मुतमईन होगा, अपने डिसिप्लिन से मुतमईन होगा, अपनी ज़ात से मुतमईन होगा, वो हमेशा कूल होगा, पेशेंस उसके अंदर होगा, काम होगा। सो ट्राई टू बी कूल, ट्राई टू बी काम। कूल होना, काम होना, अगेन ये फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप होता है एक प्रोसेस के नतीजे में। अगर आपका सारा काम ऑर्गेनाइज्ड है, आप सुबह सवेरे उठते हो, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतना बड़ा दिन मिलता है कि दिन ख़त्म ही नहीं होता। आप ऑटोमेटिकली कूल होते हो, आप ऑटोमेटिकली काम होते हो। अदरवाइज अगर आप जल्दी जल्दी सुबह उठते हो और लेट ऑफिस पहुंचते हो और अपना काम प्रॉपरली नहीं करते, तो फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़ात का अनइंटेंशनली हिस्सा बनता चला जाएगा। So try to be organized, to be cool in a professional life. Property number 9 remains focused. Focus on the task at hand and go ahead. Complete one task at a time, then go to the other. Avoid multitasking in your work wherever possible. एक वक्त में एक काम करने की आदत डालिए, राइट? बहुत सारे कामों में उलझने की कोशिश ना करें। Even the difficult periods of time do not deteriorate. कोई भी काम अगर आपने बड़ा अचीव करना है तो वो 2 3 4 5 काम एक साथ करने से बड़ा नहीं हो जाएगा। एक वक्त में एक काम पे फोकस करें, थोड़ा सा इनपुट डालें, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इनपुट डालेंगे तो इन द लॉन्ग रन वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। कोई बड़ा काम ज्यादा काम करने से बड़ा नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंसी से बड़ा होता है। आपने एक प्रोजेक्ट किया, उसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट किया, उसके साथ तीसरा प्रोजेक्ट किया, चौथा प्रोजेक्ट किया, लेकिन कोई एक भी प्रोजेक्ट आप परफेक्शन के साथ कंप्लीट नहीं कर सके, रादर देन आप एक काम लीजिए, एक प्रोजेक्ट पर फोकस कीजिए और उसको परफेक्शन के साथ, जो है एक्यूरेसी के साथ उसको अचीव कीजिए, तो वो ज्यादा एक बेहतर चीज है। ठीक है, उसके बाद फिर किसी भी दूसरे काम में अपने आप को इंडल्ज कीजिए, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 10,
Don't be a trend follower, try to be a trend setter, try to lead from front. Analyze the situation and willing to take new paths and try new solutions. That's why the people who lead are called leaders. हर वक्त जरूरी नहीं है कि आपने बाकियों को फॉलो करना है, बाकी एम्प्लॉयज को फॉलो करना है। बाज दफा आप वो काम भी कर सकते हैं जो कि बाकी सबऑर्डिनेट्स, बाकी एम्प्लॉयज नहीं करते, राइट? एनालाइज द सिचुएशन, विलिंग टू टेक न्यू पाथ्स एंड न्यू सॉल्यूशंस। ये कैसे पता चलेगा कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है? जब आपकी सेल्फ स्टडी होगी। रिमेंबर वन थिंग, लीडर्स आर रीडर्स। एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा सीईओ एक साल के अंदर 40 से 50 बुक्स पढ़ता है। जब आप एक साल के अंदर 40 से 50 बुक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज दूसरे लोगों से ज्यादा होगी। आप दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर अंदाज में डिसीजन ले सकेंगे, बेहतर अंदाज में अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकेंगे, बेहतर अंदाज में फैसले ले सकेंगे, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज है, बिकॉज ऑफ द रीडिंग। और जो बाकी इंप्लॉइज हैं, चूंकि उनको नॉलेज नहीं है, दैट इज वाई दे आर फीलिंग स्केप्टिक टू टेक न्यू चैलेंजेस, राइट? सो ट्राई टू बी अ ट्रेंड सेटर। न्यू चीजों को अडॉप्ट करें, न्यू चैलेंजेस को अडॉप्ट करें, स्केप्टिक फील ना करें, राइट? सो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे ये 10 जो प्रॉपर्टीज हैं ये खत्म होती हैं, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज किसी भी प्रोफेशनल के लिए जानना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू केसेस टू अप्लाई प्रोफेशनलिज्म इन रियल लाइफ। ये कुछ केसेस हैं, इनका मैं तमाम व्यूअर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लिसनर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि इन केसेस का आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए एक पैराग्राफ की फॉर्म में। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे लेक्चर में, वट एवर यू हैव लर्नड, कोशिश कीजिए एक पैराग्राफ की फॉर्म में इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, सो यू गेट टू नो कि आपने इस लेक्चर के एंड में कितना सीखा। केस नंबर 1, you are a IT director of a company. Developers, software engineers, or programmers and other staff working under you want you to arrange relevant training and certifications for them. Now, being a boss, being an employer, being a IT director, how would you react, reply, or respond in a way that is legal, moral, and ethical? ठीक है? So, write your answer at least in a paragraph. Now, case number 2, being an owner of a company or a software house, your subordinates or developers want to work for a non-profit organization, non-profitable organization or एनजीओ इन ए कंपनीज टाइम। आप एक ऑनर हैं कंपनी के और या सॉफ्टवेयर हाउस के, आपके सबऑर्डिनेट्स चाहते हैं कि आप के एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट्स कंपनी के टाइम में कुछ वक्त किसी एनजीओ के को दे दें। सो हाउ वुड यू सपोज टू रिएक्ट और रिप्लाई और रेस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मॉरल एंड एथिकल? एक पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर दीजिए और उसके साथ साथ उसको जस्टिफाई भी कीजिए, राइट? Case number 3, you are Android developer at a company where management daily encourages you to work extra 2 hours in a company. आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं और आपका बॉस आपसे ये डिमांड करता है कि आप डेली बेसिस पे 2 एक्स्ट्रा आवर काम करें। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज लीगल, मोरल एंड एथिकल? अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक एटलीस्ट एक पैराग्राफ आपने लिखना है तीनों केसेस का। सो एट द एंड आई कंक्लूड लेक्चर नंबर 1। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी इश्यूज आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड हो, सो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी इन ए कमेंट्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।